हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न करने से पहले आप लोग कुछ पुरानी बातें याद दिला देते हैं। अब पुरानी बातें याद करके आप रोइएगा नहीं, क्योंकि यह रोने वाली कोई बात नहीं है। पुरानी बातें हैं जिसको भूलना नहीं है, तो उसे एक बार याद दिला देते हैं। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि A1 बट्टा A2 बराबर अगर नहीं हो B1 बट्टा B2 के, तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनती हैं वह प्रतिच्छेदित रेखाएं बनती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं बनती हैं, ठीक है। आप लोग को याद है, हमें पता है कि आप लोग को याद है। तो बस इसको अभी यहाँ पे इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए दोबारा से इसका रिवीजन करा रहे हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं जब बनेगी तो इनके हल कितने होंगे? एक हल होंगे, यानी कि अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। बहुत अच्छा। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के और यह बराबर हो C1 बट्टा C2 के, तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनती हैं वह समपाती रेखाएं बनती हैं। कैसी रेखाएं बनती हैं? समपाती रेखाएं बनती हैं। और जब समपाती रेखाएं बनेंगी तो उसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से कितने हल होंगे बाबू? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये भी आप लोग को याद है, बस रिवीजन आप लोगों को करा रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या था? तीसरा कंडीशन था कि A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 के। तो इस प्रकार के समीकरण युग्म से जो रेखाएं बनती हैं वह समांतर रेखाएं बनती हैं। कैसी रेखाएं बनती हैं? समांतर रेखाएं बनती हैं। समांतर रेखाएं बनती हैं। जब समांतर रेखा बनेगी, दो रेखा अगर बनेगी एक दूसरे को कहीं भी काटेंगे ही नहीं, तो क्या इनका कोई हल होगा? इनका कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन था। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला है कि वर्ज गुणन विधि से इसको ज्ञात करना है। किस विधि से? वर्ज गुणन विधि से। तो एक मिनट में आपको वर्ज गुणन विधि भी हम याद करवा देते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो इसको आप लोग नोट करें। नोट क्या करें? नोट तो किए ही होंगे, आप लोग को बस याद नहीं था, मैंने याद करवा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा वर्ज गुणन विधि आप लोग को 1 सेकेंड लगेगा याद करवाने में, समझाने में, और बिल्कुल भी आप लोग को याद हो जाएगा तुरंत। चलिए यहाँ पर वर्ज गुणन विधि कैसे याद करना है उसको समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन, वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि। देखिए लिखना है B1 B2, इधर लिखना है A1 A2, बी के बाद सी आता है ना जी, तो यहाँ पे लिखना है C1 C2, उसके बाद लिखना है A1 A2, फिर लिखना है B1 B2। अब ऊपर लिख देते हैं X, यहाँ पे लिख देना है Y, यहाँ पे लिख देना है 1। अब देखिए इस B1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, B2 को C1 से, फिर C1 को A2 से, A2 को C2 को A1 से, फिर A1 को B2 से, फिर A2 को B1 से। अब इसको लिखना कैसे है देख लीजिए। ऊपर लिखना है X बट्टा B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, बराबर में लिख देना है, बराबर लिख देना है Y बटा C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, फिर बराबर में लिख देना है 1 बटा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, A2 इंटू B1।
ये आपका हो जाएगा सूत्र किसके लिए? वर्ज गुणन विधि के लिए। वर्ज गुणन विधि के लिए ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। आपका वर्ज गुणन विधि से भी ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को हल करके दिखाते हैं कि कैसे हल करना है, कैसे हल करना है। हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले तो यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर किसी का अद्वितीय हल है तो उसको वर्ज गुणन विधि से क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए पहले इसको जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। जांच यहाँ पे लिख देते हैं हल। हल अब यहाँ पे पहले जांच कर लेते हैं कि इसका क्या है, अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर a1 बराबर x के पहले कुछ दिख रहा है, x से पहले कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 है। क्या है? 1 है। a1 हो गया। अब b1 यहाँ पर y के पहले क्या है? -3 है, तो b1 हो जाएगा -3। c1 -3 है, -3 है। ठीक है। दूसरा है a2 बराबर यहाँ पे क्या है? x के पहले 3 है। b2 बराबर यहाँ पे -9 है। और c2 बराबर यहाँ पर -2 है। तो चलिए इसको अगर हम लोग देखें तो a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर -3/-9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 से एक बार में, 3 से 3 बार में। ये भी जा रहा है 1/3। इसी तरह अगर c1/c2 देखा जाए तो यह है -3/-2 और माइनस से माइनस कैंसिल भी कर दें तो यह 3/2 हो रहा है, 3/2 हो रहा है। तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है c1/c2 के। इसलिए इस प्रकार से हमें इस प्रकार के समीकरण युग्म से इस समीकरण युग्म से हमें क्या प्राप्त होगा? समांतर रेखा प्राप्त होगा। जब समांतर रेखा प्राप्त होगा तो इसके क्या होंगे? इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो क्या इसको हम लोग गुणन विधि से इसका हल ज्ञात करना है? नहीं ज्ञात करना है। चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का पहला का दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पे है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं? इसको 2x + y - 5 = 0। और इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं 3x + 2y - 8 = 0, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण जो होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है वह ax + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख दिए। चलिए अब इसको जांच कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं? पहले जांच कर लेते हैं कि इसका अद्वितीय हल है क्या, तब तो इसको वर्ज गुणन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो a1/a2 बराबर यहाँ पे है 2/3 और b1/b2 यहाँ पर है 1/2। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि a1/a2 जो है वह बराबर नहीं है b1/b2
B2 के, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। जब इसका अद्वितीय हल होगा तो इसको हम लोग वर्ज गुणन विधि से इसका हल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ लिखते हैं वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि। तो वर्ज गुणन विधि का मैंने अभी आप लोगों को सूत्र बताया था। क्या बताया था? x बाई b1 इंटू C2 माइनस b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1 बराबर y बाई C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 माइनस C2 इंटू A1 बराबर 1 बाई A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, A2 इंटू B1। ये था आप लोग को सूत्र, किसके लिए? वर्ज गुणन विधि के लिए। तो चलिए A1 की जगह पर A1 का मान रखते हैं, B1 की जगह पर B1 का मान रखते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि A1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है, C1 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, B2 का मान कितना है और C2 का मान कितना है। दिख तो रहा है, सामने दिख रहा है, यहीं पे लिख देते हैं। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, यह B2 है और यह C2 है। तो यहाँ पर है x बाई B1 है, y के पहले क्या है? 1, तो 1 इंटू C2 ये रहा C2 माइनस का 8 यहाँ पर माइनस। उसके बाद क्या है? B2 यानी कि 2 इंटू C1 है माइनस का 5 बराबर यहाँ पे कितना है? y बट्टा C1 है माइनस का 5 इंटू C1 इंटू A2 है 3, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर C2 है कितना? C2 है माइनस का 8 इंटू A1 कितना है? 2 बराबर 1 बाई A1 इंटू B2। A1 है 2 इंटू B2 है 2 माइनस A2 इंटू B1। A2 कितना है? 3 और B1 है 1, 3 इंटू 1। चलिए इसको अब सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा x बाई 8 माइनस का 8 माइनस है, ये हो जाएगा माइनस का 10, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर y बट्टा माइनस का 15, फिर ये माइनस है, यदि हो जाएगा माइनस का 16, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस का 16 बराबर 1 बट्टा 2 दूना 4 माइनस 3 कम 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा x बाई प्लस का 2 बराबर y बाई प्लस का 1 बराबर 1 बट्टा 1, ठीक है ना। अब क्या करना है? इसको एक बार इसके बराबर लिखना है, इसको एक बार इसके बराबर लिखना है, तो लिख देते हैं। तो x बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 1, इसी तरह y बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x इंटू 1 x, 2 इंटू 1 2, ठीक है, y इंटू 1 y बराबर 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पर हमारे x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं पहला का तीसरा प्रश्न। आइए अब हम देखते हैं पहला का तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पे है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो इसको अगर हम लोग हल करें तो इसको हल करने से पहले क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले जांच कर लेते हैं क्या इसका अद्वितीय हल है या इसका कोई हल नहीं है या इसकी अपरिमित रूप से
अनेक हल हैं। तो यहाँ पे जांच करने पर a1/a2 बराबर 3/6 काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। चलिए b1/b2 तो ये हो जाएगा -5/-10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 तो 1/2। इसी तरह c1/c2 यहाँ पे है -20 बट्टा -40, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 जो है यह बराबर है b1/b2 के और यह बराबर है c1/c2 के। तो जब तीनों बराबर होता है तो हमें पता है कि समपाती रेखाएं बनती हैं। कैसी रेखाएं बनती है? समपाती रेखाएं बनती हैं। समपाती रेखाएं बनती है। जब समपाती रेखाएं बनेंगी तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो क्या इसे हमें वर्ग गुणन विधि से ज्ञात करना है? नहीं ज्ञात करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। यहाँ पे है x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। तो पहले तो जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पहले जांच कर लेते हैं। जांच तो यहाँ पर a1/a2 यह है 1/3, b1/b2 यहाँ पे है -3/-3 यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, ये 1 से 1 गए, ये हो जाएगा 1/1। यहाँ पे है 1/3, इधर है 1/1, तो क्या ये एक दूसरे के बराबर है? नहीं है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसलिए अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। तो अब वर्ज गुणन विधि से इसको ज्ञात कर लेते हैं। वर्ज गुणन विधि द्वारा इसको हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे वर्ज गुणन विधि के लिए सूत्र क्या मैंने बताया था? मैंने बताया x/b1 × c2 - b2 × c1 बराबर y/c1 × a2 - c2 × a1 बराबर 1/a1 × b2 - a2 × b1। ये था हम लोगों के पास सूत्र। तो ये है a1, ये है a2, यह है b1 और ये है b2, यह है c1 और ये है c2। चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर है x/b1 है -3 × c2 ये है -15। ठीक है ना। चलिए माइनस b2 है -3 और c1 है -7 इंटू -7 बराबर y/c1 है -7 इंटू a2 है 3 इंटू c2 है -15 और a1 है 1। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। a1 × b2, a1 है 1 इंटू b2 है -3 माइनस a2 है 3 और b1 है आपका -3। चलिए अब इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? x/15 × 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 माइनस, ये देखिए 7 × 21 प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, बराबर यहाँ पर y/7 × 21 माइनस का 21 आ रहा है, फिर माइनस -15 हो रहा है,
यहाँ पे माइनस होगा, -15 हो रहा है तो ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो +15 हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 1 माइनस का 3, माइनस का 9 हो रहा है, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 45 में से 21 जाएगा, 45 में से 21 जाएगा तो बच जाएगा कितना, तो x/5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 यहाँ पे हो जा रहा है y/ माइनस का 6 बराबर 1/1 प्लस का 6। अब यहाँ पर इसको एक बार इसके बराबर लिख देना है, इसको एक बार इसके बराबर लिख देना है, तो x/24 इज इक्वल टू 1/6। इसी तरह y/-6 इज इक्वल टू 1/6। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 24, तो 6 से 24 कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 4। इसी तरह ये 6x हो जाएगा बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 एक बार में, तो यहाँ पे y ना होगा y, तो यहाँ पर y का मान हो जाएगा -1, y का मान हो जाएगा -1, तो यहाँ पर x का मान आया कितना 4 और y का मान आया कितना -1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।